लक्ष्मण यादव जी, मुझे ये बताइए कि अभी जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, उसे इस बात का तो एहसास हो गया है कि गलती हो गई है, तीर कमान से निकल चुका है। अब उस बयान को हटवाने के लिए, जो सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए, ट्विटर के जरिए धमकियां दिलवाने के लिए, इन सब के जरिए भाजपा कोशिश क्या कर रही है? अभी उसकी रणनीति क्या है इस वक्त? अ, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उसे ये बात बिल्कुल साफ तौर पर पता तो चल गया है कि अंबेडकर पर बोलकर वो बुरा फंस गए। एक तो डॉक्टर अंबेडकर की आज़ादी के अमृत काल में, संविधान के 75वें वर्ष में जो अहमियत बनी है, उसे मैं इस देश के भविष्य की राजनीति के लिए एक बहुत सकारात्मक दृश्य की तरह देख पा रहा हूँ कि हर एक जन आंदोलन का नायक एक ऐसा शख्स बना है जो समानता, न्याय, बंधुता, संविधान, वंचित शोषित को उनका अधिकार दिलाना, इन सब का एक बड़ा प्रतीक है। जिस दौर में गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर, इन्हें नेहरू, गांधी, भगत सिंह सबके ऊपर स्थापित करने की एक मुट्ठी भर लोगों की कोशिश थी, ऐसे वक्त में अंबेडकर सब पर भारी हैं। एक तो ये बात है। लेकिन राजनीति करने वाले जानते हैं, अमित शाह ने अब तक इतना बैकफुट पर कभी किसी ने अमित शाह को नहीं देखा होगा जितने बैकफुट पर अमित शाह अंबेडकर पर बोलकर आए हैं। एक तो ये पहलू है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी, प्रधानमंत्री को ट्वीट पर ट्वीट करना पड़ा, वरना तो किसानों के आंदोलन के लिए एक लाइन बोल दिया जाता था कि हो गई तपस्या में चूक हो गई। और बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत गंभीर मुद्दों पर वो कभी बैकफुट पर नहीं आई बीजेपी, अंबेडकर पर आई है। एक बात, लेकिन किस रूप में आई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका एटीट्यूड क्या है? क्या अमित शाह जी ने माफी मांगी? क्या अमित शाह जी ने ये भी बात बोला कि हमने गलत बोल दिया? अमित शाह जी क्या धमका रहे हैं कि कल ही बोल चुके थे वो, और आज उसकी काम शुरू हो गए कि हम लीगल एक्शन लेंगे। हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर या आधा अधूरा पेश किया गया। अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश में यही काम ही किया है। सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े देश विरोधी विपक्ष के नेताओं को साबित करने के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया था। ये क्लिप काट करके राहुल गांधी को पीछे से आलू और आगे से सोना, ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता करते रहे। आरक्षण 10 साल के लिए है, ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता और टीवी चैनल पर बैठ के उनके प्रवक्ता बोलते रहे, और तोड़ लक्ष्मण जी, मरोड़। ये भी याद दिला दूं कि इस यानी भाजपा के मुताबिक जो झूठ है या तोड़ मरोड़ का जो पेश किया जा रहा है, उसका मुकाबला भी दूसरे झूठ से किया जा रहा है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति गुंडागर्दी कर रहा है, वो भी दूसरे सांसद को चोटिल कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा है, मैं आप नहीं, सड़क पे जाके 50 लोगों से पूछ लिया जाए, जो ये कहेगा कि राहुल गांधी के अंदर 50 कमियां हो सकती हैं, 50 खराबियां उनके अंदर हैं, लेकिन क्या वो गुंडागर्दी कर सकते हैं? क्या वो सांसदों को जख्मी कर सकते हैं? और ऐसे वक्त में खासकर जबकि खुद एक बढ़ चढ़कर आगे इस एक तरह से इस राजनीति को भुनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से यही इनका तरीका है बीजेपी का। वो तर्क से आपसे नहीं लड़ते हैं, वो तथ्य से नहीं लड़ते हैं। उनकी लड़ने की शैली यही है। आजकल तो ट्विटर पर उन तमाम सिनेमा फिल्मों का छोटी छोटी क्लिप वायरल हो रही है, टीवी सीरियल की वायरल हो रही है कि कैसे नौटंकी करने में कौन कौन सा अभिनेता आगे था। आज बीजेपी का वह नेता सबसे आगे, मेरी एक टांग नकली है और मैं हॉकी खिलाड़ी था, ये अभिनय था। और आज तो सदन में ये हो गया। अब एक दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे प्रकरण पर तथ्य और तर्क से अब कुछ सूझ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरा सड़कों पर उतर गई, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़कों पर उतर गई। दक्षिण भारत के राज्यों में सदन में मैं भी अंबेडकर, आई जय भीम का नारा संसद से लेकर देश के दिल्ली से लेकर के दक्षिण और उत्तर तक गूंज रहा है। सड़कों पर अमित शाह के पुतले फूंके जा रहे हैं। कितनों पर कार्रवाई करेंगे और कैसे, क्या कार्रवाई की धमकी से अमित शाह इसे रोक लेंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि उल्टा इन्हीं लोगों को घेर लिया जाए। कल तक क्या कोशिश करते रहे कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है, सपा अंबेडकर विरोधी है। ठीक है, सबने किया, सबके अतीत में कुछ गलतियां रही होंगी। आज आम आदमी पार्टी कहां थी और आज अगर अंबेडकर का साथ ले रही है, तो भाजपा ये बताए कि वो सावरकर के साथ है कि अंबेडकर के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्र क्या अंबेडकर के सपनों का भारत है कि नहीं है? अब तो डिबेट इस पर हो, इस पर डिबेट ना हो इसलिए धमकाया जा रहा है। अब मैं आखिर में आपके सवाल का एक टू द पॉइंट जवाब ये भी दे दूं कि बीजेपी करेगी क्या। बीजेपी हम्म। यही करेगी, बीजेपी हमलावर होगी,
बीजेपी माफी नहीं मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, ये बात बड़े बड़े नेताओं ने पहले कह दिया था। ट्रेन ट्रेन जाने पर कोई अब बीजेपी ने पिछले कितने बार कोई इस्तीफा लिया। ये इसलिए बीजेपी और एरोगेंट होगी और हमलावर होगी और झूठ पसवर होगी, और बीजेपी ऐसे ही क्लिप काट करके कभी सपा पर हमला करेगी, कभी कांग्रेस पर करेगी, अभी राहुल गांधी पर कर रही है, फिर अखिलेश पर करेगी, फिर अरविंद केजरीवाल पर करेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी ये है, बात अंबेडकर की है। मायावती जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कांग्रेस और सपा के खिलाफ बोलना था तो पहले बोलना पड़ा कि अंबेडकर का ये अपमान जो अमित शाह ने किया है, ये उस समाज में अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो चाहे मायावती, अखिलेश, राहुल, इन लोगों को आप कुछ भी कर लो, ये जो अंबेडकर के चाहने वाले पूरे देश में करोड़ों लोग हैं ना, 2-4 बुद्धिजीवी खरीदे जा सकते हैं जो अंबेडकर के साथ सावरकर बना करके बीजेपी का साथ दें। जनता नहीं खरीदी जा सकती। भूलेंगे नहीं अंबेडकर के लोग। आप लेटरल एंट्री करने वाले हो, आप आरक्षण खत्म करने वाले हो, आप जाति जनगणना विरोधी हो, अब तो डिबेट वहां जाएगी। लक्ष्मण यादव जी, वापस आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ और इस पूरी राजनीति को समझना चाहती हूँ अंबेडकर के इर्द गिर्द। हम तो जानते हैं कि बाबर से लेकर, हुमायूं से लेकर, जहांगीर से लेकर, औरंगजेब से लेकर सैकड़ों साल पुराना इतिहास निकालकर उस पर राजनीति करना चाहती है भाजपा, क्योंकि अब देखिए 11वां साल चल रहा है शासनकाल का और कुछ जनता को देने के लिए नहीं है। उसके बावजूद भी उन्हें अच्छी तरह पता है कि लोकसभा चुनाव में अभी जो एक लगभग हार का सामना करना पड़ा, या मैं कहूंगी एक अपमानजनक सी जो जीत मिली, उसकी क्या आप भी इस एनालिसिस से सहमत हैं कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र, इसको खतरे में बताकर विपक्ष ने एक बेहतरीन राजनीति का नमूना पेश किया? और मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें कोई झूठ है कि विपक्ष ने जब ये बात सामने रखी, जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर या एक समूह के तौर पे वो चुनाव लड़ रहे थे, तो जनता के सामने एक अपना चुनावी पक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे कि इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बात ऐसी है जो दुरुस्त नहीं है, कि लोकतंत्र खतरे में नहीं था, या आरक्षण खतरे में नहीं था, या संविधान खतरे में नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा इसको अच्छे तरीके से समझती है कि पिछले चुनाव में अभी 6 महीने पहले लगभग हारते हारते जीती है भाजपा इसी मुद्दे पर, और इसीलिए इस कदर बचाव की मुद्रा में है कि वो कहते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस? एग्जैक्टली मैं इसका अगर राजनीतिक पहलू देखें तो मैंने पिछली बार भी कहा, भारतीय जनता पार्टी और खासकर आरएसएस जिस विचारधारा को, जिस आइडिया ऑफ इंडिया को भारतीय राजनीति में स्थापित करके मुट्ठी भर लोगों का शासन करना चाह रहे, उसका मूल विचार ही अंबेडकर विरोधी है। उसका मूल विचार ही सामाजिक न्याय विरोधी है। उसका मूल विचार ही एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का विरोधी है। उसका मूल विचार ही जाति जनगणना विरोधी है, शिक्षा को बेचकर महंगा कर देने का हितैषी है। उसका मूल विचार निजीकरण का है, ताकि 80-82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर रहें और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश चले। और यही गोलवलकर, यही सावरकर, यही हेडगवार, इनका मूल विचार यही है। एक तो ये बात है। तो उनके सामने जो सबसे बड़ा वैचारिक प्रतिपक्ष था, वही सामाजिक न्याय का प्रतिपक्ष था, जिसे राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, इंडिया गठबंधन ने 2024 में जब पकड़ लिया, जाति जनगणना के मुद्दे पर पकड़ा, संविधान के मुद्दे पर पकड़ा, तो वो नैरेटिव काम कर गया। और भारतीय जनता पार्टी को उस पर आज भी, मैं दावे से कह रहा हूं, आज भी बीजेपी आरक्षण के विरोध में नहीं बोल सकती। जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन बोल नहीं सकते। वो जलेबी बनाएंगे, वो अंबेडकर के खिलाफ बोल नहीं सकते। ये एक इस विचार का मूल था, क्योंकि वो ना, मुसलमान तो दुश्मन मिल जाता है भाई, मस्जिद के नीचे से मंदिर खोदो तो पूरा हिंदू एक हो जाएगा। चलो उसके झंडा उतार के हरा झंडा लगा के भगवा लगाओ। गांव गांव में, मैं यूपी में बैठा हूँ, गांव गांव कथा भागवत कराओ, गांव गांव भगवा झंडा फहराओ, गांव गांव ये सब करो, तो बहुत सारी एससी एसटी ओबीसी जातियां गोलबंद होकर के हिंदू हो जाती हैं, मुसलमान दुश्मन बन जाता है। जब एससी एसटी ओबीसी सामाजिक न्याय के सवाल पर, अंबेडकर के सवाल पर, लेटरल एंट्री, एनएफएस, निजीकरण, ये जब पूछता है तो दुश्मन कौन बनेगा? मुसलमान तो यहाँ दुश्मन बनेगा नहीं। मुसलमान ने तो मंडल कमीशन का विरोध करके कमंडल का आंदोलन किया नहीं। मुसलमान को आप जो है आरक्षण विरोधी तो घोषित कर नहीं पाओगे। ये इसलिए एक तो ये पूरा वैचारिक पहलू है इसका। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, और आपने अपने सवाल में बिल्कुल ठीक कहा कि 24 में उसे ये दिख गया कि ये वो जगह है जहां वो हार जाएंगे। ये वो जगह जहां उनके नेता गांव में नहीं घुस पाएंगे अगर वो अंबेडकर विरोधी साबित हो गए। इसलिए बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि हमलावर होकर के इस मुद्दे में बच जाएं। अंबेडकर विरोधी होना मतलब दलित विरोधी होना है। अंबेडकर विरोधी होना मतलब महिला विरोधी होना है, पिछड़ा विरोधी होना है। अब आखिर में, अब आपके मूल सवाल पर आते हैं कि होगा क्या।
भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो जो संविधान विरोधी उसकी छवि थी उससे वो उबरे, इसलिए मोदी जी संविधान पर माथा झुकाएंगे। 2 दिन की चर्चा होगी, 1.5 घंटे का भाषण होगा, सारा संविधान विरोध कौन किया? कांग्रेस ने। इमरजेंसी कौन लगाई? कांग्रेस ने। कौन अंबेडकर विरोध? वो सब किया उन्होंने। ये तो अचानक अमित शाह जी की जुबान से वो निकल गया जो दिल में था। ये एक बदकिस्मती। मोदी जी रामलीला मैदान की रैली में कहते कि किस्मत वाला हूं मैं, लेकिन अमित शाह जी की किस्मत ठीक नहीं थी। जो दिल में था वो जुबान पर आ गया, और जुबान पर ऐसा आया कि अब उन पे मुश्किल होगी। अब देखिए होगा क्या। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव, मायावती जी ने कहा कि जिलों का नाम अखिलेश यादव ने बदल दिया, अम्बेडकर विरोधी थे। आज तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई पीडीए लड़ाई लड़ेगा, संविधान बचाएगा। हमारे नायक अम्बेडकर और लोहिया दोनों है। राहुल गांधी को आप कहते हैं कि उन्होंने मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, आरक्षण के विरोध में राजीव गांधी ने भाषण दिया, इंदिरा गांधी, नेहरू, ये वो। लेकिन अगर राहुल गांधी आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर जय भीम का नारा लगाते हुए, जाति जनगणना की बात करते हुए, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने ब्यूरोक्रेट हैं, कितने अरबपति हैं, और बीजेपी कैसे थोड़ी भर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश गुलाम करना चाहती है, इस पर डिबेट क्यों नहीं करते? कि राहुल गांधी तो आज खड़े हैं जहां, अखिलेश यादव आज जहां खड़े हैं। इसलिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल बैटल ये है कि वो सावरकर को बचाने के लिए अंबेडकर के खिलाफ नहीं जा सकते।